हे व्हाट्सअप गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फुल पावर के साथ चैप्टर 3। तो चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया है, चैप्टर 2 भी हमने कुछ कवर कर लिया था और आज हम पहुंचे हैं चैप्टर 3 पे। चलिए, तो हम आ गए चैप्टर 3, मनी एंड इन्फ्लेशन। क्या मनी और इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम ये होता है कि हम सामने वाले को कुछ ऐसा दें जो उसको ज़रूरत है और हमको जो ज़रूरत है वो सामने वाला हमें दे, और जब ये दोनों मिलते हैं तो हम एक दूसरे की चीज़ एक्सचेंज करते हैं, तो वो होती है बार्टर सिस्टम। तो चलिए, बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विस without using a medium of exchange such as money. For example, a farmer cultivating wheat would exchange wheat to get rice or clothes. टीचर यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज। मतलब इसके डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई मीडियम नहीं है इनके पास कि पैसा है, मतलब दोनों को कुछ चाहिए, डायरेक्ट एक दूसरे से एक्सचेंज ही कर रहे हैं ये लोग। तो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम अच्छा था, पहले यूज़ होता था, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या क्या थी। तो इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई चलिए, एक फिशरमैन था, है ना। फिशरमैन गया सब्जी वाले के पास, उसने बोला कि भैया आप मुझे सब्जी दीजिए, और सब्जी वाले ने बोला कि भाई मुझे क्या मिलेगा। तो उसने बोला मैं आपको फ़िश दूंगा। तो उसने बोला ना भाई ना, हम तो वेजिटेरियन हैं, हम कैसे फ़िश खाएंगे। तो अब ये जो म्यूचुअल जो मीटिंग दोनों के जो वांट्स थे वो मीट नहीं हुए, तो भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है ना इधर। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग प्रॉब्लम। अब जब हम समझ रहे थे, एक समझो फार्मर है जो फ्रूट्स उगाते, बहुत सारा है ना, फ्रूट्स उगाता है। अब उसे जो घर में उसका कुछ कंस्ट्रक्शन ये सब कराना था, तो उसने कुछ फ्रूट्स उसे दे दिए जिसने उसका थोड़ा घर बनाया था, है ना। अब उसके पास बहुत सारे फ्रूट्स बच गए। अब उसे क्या करेगा, वो रखेगा तो ख़राब हो जाएंगे, और ख़राब हो जाएंगे तो उसे सस्ते भाव में बेचना पड़ेगा। तो इसलिए स्टोरिंग वैल्यू में प्रॉब्लम आने लगी थी, प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। अब देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ एक आपका मतलब जूते ब्लैक स्मिथ है ना। अगर आप बादाम लेने गए हो दुकान पे, और फिर आपने जूते अपने साफ़ कराए, और उसने ऐसा कहा कि साफ़ करने के बाद कि आप मुझे 1 किलो लाओ बादाम। अब बोलोगे यार पागल है क्या यार, बादाम क्यों, मतलब। तो बोलेगा कि नहीं, 1 किलो, मतलब मैं कुछ भी काम करता हूँ मैं 1 किलो लेता हूँ, लाइक बादाम कैसे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रहा था मेजरिंग वैल्यू। भाई हम कैसे दे सकते हैं कोई भी चीज़, है ना, मेजरिंग वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब कोई कॉमन स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो हम कैसे मेज़र करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में आया एक कारपेंटर, है ना। कारपेंटर वो अपना काम करके करा, उसने किया अपना काम। अब आपने उसे बोला कि मेरे पास गेहूँ है, मैं आपको कितना दे दूँ। तो उसने बोला कि भाई, उसको समझ नहीं आया, उसने बोला जो आपका मन का है तो दे दो। तो आपने 2-3 किलो मेज़र किया, लेकिन आपको अभी भी प्रॉब्लम है कि भाई ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा दे रही हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम इसके लिए आ रहा है, तो इसमें कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम था, लिमिटेशन थी। चलो, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो चलिए, सबसे पहले इनिशियली देयर वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम। सबसे पहले बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जो अभी मैंने आप लोग को बताया, म्यूचुअली एक्सचेंज एक दूसरे से करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक द एनिमल लाइक काऊ, बफेलो एंड हॉर्स बिकम द मीन्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यूज फॉर मनी एंड ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स को लोग यूज़ करने लगे, लेकिन हॉर्स, काऊ, बफेलो। अगर किसी को कोई चीज़ ज़रूरत होती, महंगी चीज़ कोई लेता, कोई उनको 1 साल का मतलब वीट देता, राशन देता, तो उनको वो एनिमल देते। अब एनिमल में क्या हुआ भाई, एनिमल्स आर मॉर्टल। अब एनिमल्स दे तो देते थे, अब मैंने आपको दिया 2 क्विंटल 3 क्विंटल पूरे साल का खाना, है ना, 3 क्विंटल खाना दिया, और आपने मुझे एक भैंस दिया, बफेलो। तो अब मैंने क्या किया, मिल गया। अब बफेलो को क्या मालूम भाई 2 दिन बाद उसको बीमार होके वो उसका कुछ हो जाए, है ना। तो उसके लिए लॉस पूरा मुझे उठाना पड़ेगा। तो इसमें मैं कह भी नहीं सकता कि भाई ऐसा कर, तू मुझे दूसरा बफेलो दे, है ना। उसके बाद दूसरा ना हो तो क्या करूँगा मैं, लॉस मुझे उठाना पड़ेगा। तो ये भी एक, उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम आई, तो हमने एक इम्पेरियलिज्म, जो राजा महाराजा का टाइम जब बहुत ग्रो कर रहा था, तो उस वक्त राजाओं ने क्या सोचा कि हम एक कॉइन बनाएंगे, जो उस कॉइन पर उनका सिंबल होता था, और वो उस रीजन में चलते थे, और उनकी एक वैल्यू होती, कॉमन वैल्यू होती थी। तो उस वैल्यू से स्टोरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
और वो कहीं भी यूज़ कर सकते थे उस किंगडम में कहीं भी। लेकिन प्रॉब्लम वापस से आई। क्या आई प्रॉब्लम? कि ये वाले किंगडम दूसरे वाले किंगडम से एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका पैसा वहाँ नहीं चलता था और वहाँ का पैसा यहाँ नहीं चलता था। तो इसके लिए अब डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ने लगे और इसके लिए हमको दूर दूर के लोग यहाँ पैसा डालेंगे। इसके लिए हमको एक मॉडर्न मनी की ज़रूरत हुई, जो हम एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते कहीं भी, किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे, है ना। तो वाइडली, तो देखिए, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर द नीड ऑफ मॉडर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड मनी बिकम वाइडली एक्सपेक्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट इजियर टू ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ मनी। और इसे फैलाने के लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत मददगार साबित हुआ। बहुत आसानी से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं पैसे, कोई झंझट नहीं है इसके लिए, पैसे कभी ख़राब नहीं होंगे, है ना। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी को क्या बोलते हैं? मनी इज़ दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ऐसा चीज़ है जिसे हम कहीं भी, किसी भी टाइम पर, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और मनी का डेफिनेशन दिया गया मार्शल द्वारा कि मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट, इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, है ना। तो मार्शल वाला डेफिनेशन कैसे याद कर सकते? डाउट वाला कीवर्ड आया था तो मार्शल का, और यूनिवर्सली कीवर्ड किसमें? रॉबर्टसन का कीवर्ड, है ना, रॉबर्टसन। तो व्हाट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यूनिवर्सली मतलब कहीं भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजेक्शन करना हो तो हम मनी से कर सकते हैं, है ना। फंक्शन ऑफ मनी, भाई क्या क्या फंक्शन क्या है? तो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता है, एज ए स्टोर वैल्यू, उसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। किसी को कुछ भी खरीदना हो तो हम, ग्रोसरी खरीदना हो तो हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज पैसे देंगे, ग्रोसरी मिल जाएगी। एक एज ए स्टोर वैल्यू, उसका एक स्टोर वैल्यू भी है भाई, उसको हम बैंक में मतलब डिपॉजिट भी करा सकते हैं, है ना, लगता है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब उसका देखो वैल्यू क्या है, अगर हम देख सकते हैं कि जूते हमारे 200 के हैं और एक फैंसी शूज़ है वो 400 का है, तो हमको मालूम चल जाएगा भाई ये फैंसी वाला थोड़ा महंगा है, हमको सस्ता वाला ख़रीदना चाहिए ना। तो इससे हमको मेजर वैल्यू, हमको मनी से समझ आ जाता है कि भाई कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, अगर डिफर्ड पेमेंट तो हम मतलब लोन ले सकते हैं ऐसा बता के, एक स्पेसिफिक अमाउंट बता के कि भाई हम इतना आपको पेमेंट कर देंगे वापस, और उतना ही हमको आके जाके पेमेंट करना होता है ना। टाइप्स ऑफ मनी, अब चलिए टाइप्स ऑफ मनी देखते हैं। कमोडिटी मनी मतलब सिल्वर, गोल्ड कॉइन, ये सब जो कॉइन होते थे ना, हिस्टोरिकल्स पहले यूज़ होते थे, है ना, हिस्ट्री में, तो उनको कहेंगे कमोडिटी मनी। एनिमल्स मनी, अब कमोडिटी तो ऑनलाइन भी होती है, पता है, ऑनलाइन भी मिलती है ये सब चीज़ें, ये कभी और बताऊंगा। एनिमल मनी, तो एनिमल मनी पहले वही हॉर्स, बफेलो, ये सब इन ट्रांजेक्शन होता था, एक्सचेंज होते थे। और फिर उसके बाद क्या आया? मेटल मनी आया, जो हम अभी यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मेटल मनी। एंशिएंट सिविलाइजेशन मेंशन लाइक गोल्ड, सिल्वर, अदर मेटल्स फॉर ट्रेड पर्पसेस, है ना। बहुत पहले के लोग ट्रेड पर्पसेस के लिए गोल्ड, सिल्वर, इन सब के कॉइन्स यूज़ करते थे। फिर उसके बाद क्या है? पेपर मनी, करेंसी, ये जो हम अभी यूज़ करते हैं 5, 10, 100 की नोट्स जो होती है उसे हम कहेंगे पेपर मनी। जो फिर उसका आता है बैंक मनी मतलब जिसे हम विड्रॉल, डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी है। लेकिन बैंक मनी आया। फिर डिजिटल बैंक मनी मतलब वही डिजिटल मनी जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना। और प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसे हम कहेंगे प्लास्टिक मनी। चलिए, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब क्या है? चलिए, तो इन अ सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल, इट्स अ मॉनेटरी इवेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सिंपल भाषा में बताऊँ तो इन्फ्लेशन मतलब ये होता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उतनी सप्लाई ना हो, और ये कुछ ज़्यादा टाइम तक चले और बहुत सारे सेक्टर में सेम ये कंडीशन हो, तो हम इसे कहेंगे इन्फ्लेशन। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन दिया गया है डॉक्टर E.A. लेमर की जगह, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। वाह,
चलिए, डॉक्टर AC पिगो के द्वारा गया है, इन्फ्लेशन इज सेड टू ऑकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइसेस फास्टर देन रियल इनकम। और डॉक्टर JM काइनेस के द्वारा दिया गया, द रियल सिचुएशन JM काइनेस, द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जब मनी का इतना मतलब सप्लाई हो जाए कि लोग ज़्यादा एक्सपेंसेस करने लग जाए लोग चीज़ों पे, क्योंकि उनका इनकम जब बढ़ गया एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे। तो अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे लाइक एंटरटेनमेंट ये सब चीज़ों पे, तो एंटरटेनमेंट की कंपनियां, क्योंकि एकदम एक्सेस डिमांड आ जाएगा है ना, तो ये लोग कंपनियां क्या करेंगे, प्राइस जो होगा उसको बढ़ाएंगे, और जब प्राइस बढ़ाएंगे तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल है ना, लगातार प्राइस में बढ़ते जाए है ना, उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। लगातार प्राइस बढ़ते जाए, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हर एक सेक्टर में प्राइस राइज होती जाए। प्राइस परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, और परचेसिंग पावर लोगों की घटती जाए, क्योंकि देखो जितनी इनकम है लोगों की, अब उनका जो समझो हम मान लेते फूड, वो खाना खा रहे हैं तो वो खाना के जो कॉस्टिंग है वही ज़्यादा होती जा रही है, पर लेकिन उनकी इनकम तो सेम रहेगी ना, तो अब वो कम खाना खा पाएंगे, उसके लिए हमको ज़्यादा उतना ही खाना खाने के लिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इससे हम कहेंगे परचेसिंग पावर कम होती जा रही है ना, और जो उनका इनकम होता है कंपेयर टू जो उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कीपिंग कंट्रोल ओवर इंक्रीज इन प्राइस लेवल बाय रूल्स और लॉ, इट इज़ कंसिडर्ड इन्फ्लेशन। देखो जब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब वही चीज़ कि अगर लोगों को फुल्ली लोग एकदम पैसे जब होंगे सबके पास, तो वो क्या करेंगे, पूरा एक्सेस अमाउंट में मतलब एक्सपेंसेस करेंगे, इंटरटेनमेंट लग्जरी चीज़ों, जो लग्जरी चीज़ों पे एक्सेस डिमांड आएंगे तो कंपनियां क्या करेंगी, प्राइस राइज करेंगी, और जब प्राइस राइज करेंगे तो हम उसे कहेंगे इन्फ्लेशन है ना। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, भाई क्या किस लिए, तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, जब बैंक सप्लाई ऑफ मनी मॉनिटर तो करती ही है, अगर सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा, लोग ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगा और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओवर पॉपुलेशन, अगर ओवर पॉपुलेशन हुआ तो ज़्यादा लोग की ज़्यादा डिमांड होगी, और ज़्यादा डिमांड होगा तो वापस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कोई कंपनी कुछ बना रही है, अगर वहाँ बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, अगर कुछ मशीन्स ख़राब हो रही है उनकी बार बार, तो प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगा। अगर रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है उनको तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से डिमांड तो उतनी रहेगी, लेकिन वो लोग प्राइस राइज करेंगे, और प्राइस राइज करेंगे तो वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है इन्फ्लेशन से। अदर देखिए टैक्सेशन पॉलिसी, जब गवर्नमेंट टैक्सेस लाते हैं, नई टैक्सेस लाएंगे, उसकी वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। क्या, क्योंकि बिजनेस जो भी बेच रहे होंगे उनके ऊपर टैक्स लगेगा, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो अपना प्राइस वो मार्जिन और भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो वो अपना मार्जिन भी ज़्यादा बढ़ाएंगे है ना। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, अगर भाई अगर इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स जो रहेंगे उसमें टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे है ना, उनके प्राइस ज़्यादा रहेंगे तो भी हमारा डिमांड, अरे उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन है ना। स्कैरसिटी, अगर कोई चीज़ की स्कैरसिटी होगी तो भाई अगर कहीं समझो अमेज़ॉन सिर्फ कुछ चीज़ें ही दे रहा है, एक सीक्रेट चीज़ें दे रहा है ना, सीक्रेट चीज़ दे रहा है, जिसमें हुआ क्या, वहाँ ड्रॉट या कुछ भूकंप आ गया था इसलिए बहुत कम बची है, तो वहाँ का वो जो भी कम चीज़ जो भी बची होगी ना उसमें इतना प्राइस अप चला जाएगा ना उसकी वजह से, तो भी हम उसका कहेंगे इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो गाइस आपको यहाँ तक समझ आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी हम आगे पूरा रिवीजन करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, जय श्री राम।